हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा जो सेशन है दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी को हम लोग देखते हैं और ये हमारा इवोल्यूशनरी फेज में कंसीडर किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। यहां मेंस के भी क्वेश्चंस होते हैं और डेफिनेटली प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगर हम स्टेट सर्विसेज की बात करें तो स्टेट सर्विसेज में यहां एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, मैच द फॉलोइंग पेयर फ्रॉम द सेशन। जो आईएनसी के सेशन होते हैं वहां से मैच द फॉलोइंग पेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर सेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यूपीएससी में क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट होता है, बिकॉज किसी भी सर्विस की हम बात करें तो क्वेश्चंस प्रीलिम्स के क्वेश्चन तीन कैटेगरी के होते हैं, एक इजी, सेकंड वन आपका मॉडरेट और थर्ड आपका डिफिकल्ट। यूपीएससी जनरल आईएनसी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल दोनों के होते हैं, और आईएनसी के फॉर्मेशन से दोनों ही आपके क्वेश्चन यहां मिलते हैं। मेंस के भी क्वेश्चन यहां से मिलते हैं और प्रीलिम्स में भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहां से होता है। बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आईएनसी पे। एक ये फ्लो चार्ट रेडी है, इस फ्लो चार्ट में जो कंप्लीट डायमेंशन है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी उनको ओपन कर दिया गया है। एक एक पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक के डायमेंशन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी का फॉर्मेशन 1885 में हुआ। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और फाउंडेशन जो जनरली बोला जाता है दैट इज एओ ह्यूम को यहां पे फाउंडेशन बोला जाता है आईएनसी का। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन हमारा जो रहेगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन और बेसिक बैकग्राउंड टू फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। ये आईएनसी के फॉर्मेशन में क्या क्या बेसिक बैकग्राउंड है, क्यों ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की यहां नेसेसिटी पड़ी, और सेकंड थिंग रियल कैरेक्टर ऑफ फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। जब हम क्लोजर एग्जामिनेशन देखते हैं तो व्हाट इज द रियल कैरेक्टर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इसको भी हम लोगों को लाइट में लाना है। सेकंड, डायरेक्टली क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, इधर स्टेट सर्विसेज की बात करें या हम यूनियन सर्विसेज की बात करें, क्वेश्चन विल बी आपका होता है वाज कांग्रेस अ सेफ्टी वॉल्व फॉर ब्रिटिश रूल। इसी क्वेश्चंस को मैनी टाइम फ्रैगमेंटेड करके पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन के पीछे अगर हम देखें तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, कि जनरली सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है। फर्दर डिटेल में जाएंगे तो एविडेंसेस सपोर्टिंग द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस हैं, और फाइनली क्रिटिकली एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। एवरी टाइम एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और फिलोसफी बेस्ड का ये क्वेश्चन आपका मेंस का होता है। नेक्स्ट विल बी नेक्स्ट डायमेंशन जो होगी टॉपिक की, वाज कांग्रेस ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। इस पे हम एक लाइट डालेंगे, क्या कांग्रेस डफरिन का ब्रेन चाइल्ड है, उसके बारे में हमें पूरा फैक्ट्स और फिगर पूरा उसको एक्सप्लेनेशन यहां पर हम लोगों को देना होगा। नेक्स्ट विल बी व्हाट वाज लाइटनिंग कंडक्टर इशू, ये लाइटनिंग कंडक्टर इशू क्या है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इस पर भी हम लोग एक लाइट डालेंगे। और फाइनली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रोल ऑफ ह्यूम इन फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, दैट इज कि ह्यूम का क्या रोल रहा आईएनसी के फॉर्मेशन में। और फाइनली जो हमारी डायमेंशन रहेगी इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी, कि इंपॉर्टेंट सेशंस कौन कौन से आईएनसी के हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और जिनका रिलेवेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। दैट विल बी अवर, ये 6 डायमेंशन में हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। नाउ हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता हो गई। 1885 में क्या है, फाउंडेशन हुआ, एओ ह्यूम ने फाउंड किया आईएनसी, राइट। और फर्स्ट सेशन की हम बात करें तो पहला सेशन बॉम्बे में हेल्ड किया गया और डब्ल्यूसी बनर्जी ने उस सेशन की प्रेसिडेंसी की। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन एक हम लोग देखते हैं कि हाँ ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। नाउ अबाउट द इंट्रोडक्शन, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जनरली
हमने देखा आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि यहां पे राष्ट्रवाद का उदय होते हुए हम लोग देख रहे हैं। और यही राष्ट्रवाद किस तरह एक इवोल्यूशनरी बनते हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, इसी को हम ऑब्जर्व जनरली यहां कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि आईएनसी से पहले, यानी कि कांग्रेस के बनने से पहले, क्या यहां पर कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था? दैट इज आंसर विल बी राइट। यहां पर मैनी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म थे। इंडियन के नेशनलिस्ट ने ट्राई किया और यहां पर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश 1830s के डेकेड से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका, ये एक पॉलिटिकल पहली फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई राजा राममोहन द्वारा। यानी कि 1830s के डेकेड के बाद हम लोग पॉलिटिकल अवेकनिंग इंडिया में जनरली देखना शुरू कर रहे हैं। बट ये पॉलिटिकल अवेकनिंग रीजनल इन कैरेक्टर है। कैसे रीजनल इन कैरेक्टर है? कि जनरली जितने भी एसोसिएशन या प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बने, उनकी जो डिमांड्स होती थी वो रीजनल स्पेसिफिक डिमांड होती थी। अभी तक कोई भी ऐसा नेशन वाइड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बना था। ऑल्दो इंडिया के नेशनलिस्ट इसको ट्राई कर रहे थे। जितने भी यहां पे एसोसिएशन बने, ज्यादातर एसोसिएशन रीजनल इन कैरेक्टर थे। फॉर एग्जाम्पल जमींदारी एसोसिएशन की हम बात करें तो एक एसोसिएशन था जमींदार का जो कोलकाता में काम करता था। वहां पर सिर्फ जमींदार के ही जो डिमांड्स हैं या इश्यूज हैं उनको रेज किया जाता था उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से। दैट मींस कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो थे प्रीवियसली आईएनसी से पहले, लेकिन उनका कैरेक्टर कैसा था? ज्यादातर वो रीजनल डिमांड के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म थे। चाहे हम मद्रास नेटिव सोसाइटी की बात करें हम, तो मद्रास के ही जनरल आसपास के एरिया के वहां इश्यूज आपके रेज किए जाते थे। लैंड होल्डिंग सोसाइटी की हम बात करें तो लैंड होल्डिंग सोसाइटी वो पर्टिकुलर लैंड से रिलेटेड इश्यूज को वहां रखती थी। तो अभी तक कोई भी लाइट में ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं आया था जो नेशन वाइड, जो होल कंट्री है या होल इंडिया सब कॉन्टिनेंट है और उसमें जो प्रेवेलिंग मास है, चाहे वो पीजेंट वर्किंग क्लास है, यानी कि कॉमन मास के इश्यूज को जनरली रेज किया जा सके और एक ऐसी चीजें जो वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड हैं या पॉलिटिकल चीजें के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो राइट्स उनको दिए जा सके। ये ट्राई किया गया। ग्रेजुअली इसका कल्मिनेशन हम लोग देखते हैं जब एसएन बनर्जी की लीडरशिप आती है। एसएन बनर्जी वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। बट अगर फोर फ्रंट की बात करें तो एओ ह्यूम इसका क्रेडिट मेल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो आईएनसी बनाई है वो एओ ह्यूम ने बनाई है। लेकिन एओ ह्यूम को मोबिलाइज करने का मेन जो टास्क है वो एसएन बनर्जी का ही है। क्यों? अगर हम देखते हैं तो एसएन बनर्जी ने एक एसोसिएशन बनाई थी अपनी 1876 में, जहां रीजनल बहुत सारी एसोसिएशन को मर्ज कर दिया गया था और नाम दिया गया था इंडियन एसोसिएशन। इसी को कांग्रेस का प्रीडिसीसर्स भी बोला जाता है, जो कि एसएन बनर्जी ने रेडी किया था। एसएन बनर्जी का अगर कैरेक्टर की हम बात करें तो आउटलुक में जो इटालियन फिलोसफर है मेजनी, उसी के पैटर्न पे वो आपकी आइडियोलॉजी उनकी बेस है। एसएन बनर्जी की डिमांड रेडिकल डिमांड है। वो डिमांड जनरली नेशन के लिए डिमांड वो रखते हैं। तो एसएन बनर्जी जो कि इटली के फिलोसफर मैजनी के एक फॉलोअर हैं, उसी की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। इंडिया को एक नेशन वाइड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए उन्होंने 1 ईयर का टूर किया। डिफरेंट रीजन्स में गए और वहां इंडिया में पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए काम किया और जितने भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म थे जो रीजनल इन कैरेक्टर थे, उनको एक साथ मर्ज करके होल इंडिया के सब्जेक्ट को एज ए डिमांड बताते हुए उस प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश की। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं सीधे सीधे
कि फाइनली चाहे क्रेडिट एओ ह्यूम को गया हो आईएनसी के फॉर्मेशन का, बट अगर एओ ह्यूम इसका फॉर्मेशन नहीं करते तो इट वाज क्लियरली विजुअलाइज दैट इंडियन नेशनलिस्ट डेफिनेटली फॉर्म सच टाइप ऑफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। इंडिया के नेशनलिस्ट इस तरह का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना सकते थे, क्योंकि एसएन बनर्जी उस पर बड़ी स्पीड से काम कर रहे थे। उन्होंने 1 ईयर के लिए पूरा टूर किया डिफरेंट रीजन में और एसोसिएशन को इकट्ठा किया और फाइनली सेप भी दे दी इंडियन एसोसिएशन के नाम से, जहां होल इंडिया के सब्जेक्ट्स या उनकी डिमांड को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। तो इस तरह से कि यहां पे 2 पर्सनैलिटी हम लोग देख रहे हैं, एसएन बनर्जी इंडियन नेशनलिस्ट और एओ ह्यूम जो कि कौन है, एक ब्रिटिशर्स है, एओ ह्यूम। अब बात करते हैं हम लोग कि वॉज कांग्रेस अ सेफ्टी वॉल्व फॉर ब्रिटिश रूल। क्या कांग्रेस ब्रिटिश रूल के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है या नहीं है? इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। एओ ह्यूम जनरली एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वर्क करते थे। जब वो रिटायर्ड हो गए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां पर मैसिव रिवोल्ट डिफरेंट रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी है। वो शिमला चले गए और वहां उन्होंने रिसर्च की कि यहां का मास में जो प्रेवलिंग डिस्कॉन्टेंट है वो डिस्कंटेंट किस तरह से कम आउट आए, वो वायलेंट फॉर्म में ना आए, वो एक नॉन वायलेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे में आए और उसको गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज्ड जो डिमांड आएंगी उन पे एक्ट बना के उस मास को बेटर तरीके से रूल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च की और वो गए 30 के सीक्रेट रिपोर्ट्स पर। ये 30 के सीक्रेट रिपोर्ट्स क्या थी? ये कलेक्शन किया गया एओ ह्यूम का था, जो जनरली वार्निंग थी किसकी? मैसिव रिवोल्ट्स की। क्यों? क्योंकि एओ ह्यूम एक फियर में थे, एक फियरफुल पर्सनालिटी थी। उन्हें हर समय एक डाउट लगता था कि कहीं 1857 जैसा रिवोल्ट फर्दर इस इंडिया में ना आ जाए। उस रिवोल्ट से ब्रिटिश एम्पायर को सेव करने के लिए वो इस तरह की रिसर्च करते थे। जब उन्होंने 30 के सीक्रेट रिपोर्ट्स, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे, तब उन्हें लगने लगा कि इस तरह के मासिव रिवोल्ट्स की जो है जगह जगह वार्निंग आ रही है, तो इस वार्निंग से, इस तरह के सच टाइप ऑफ ग्रेट रिवोल्ट से ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को सेव करने के लिए यहां बेटर होगा कि इंडियंस को एक लिमिटेड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना, यह ज्यादा समझदारी होगी ब्रिटिशर्स की। इसी के लिए उन्होंने ब्रिटिश क्वीन को वहां से कन्विंस किया। डफरिन स्टार्टिंग में इसके फेवर में नहीं थे। यह अभी भी डिबेटेबल है कि डफरिन और एओ ह्यूम ने एक साथ काम किया या नहीं किया। ज्यादातर जनरल हिस्टोरियन का व्यू है कि वो दोनों एक साथ काम नहीं किए। लॉर्ड डफरिन उस समय पर गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं इंडिया के, और यहां पे जो एओ ह्यूम है, एओ ह्यूम ने अपना जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो वर्क करते थे, वहां से अगर हम बात करें 30 के सीक्रेट रिपोर्ट्स की, तो मैसिव वार्निंग्स जो आती हैं वो होम डिपार्टमेंट में होती हैं जनरली, या एडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं। तो नाउ यहां एक क्वेश्चन भी राइज होता है कि एओ ह्यूम जो कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, वो किस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट का कलेक्शन कर लिया, जो कि होम एडमिनिस्ट्रेशन या होम डिपार्टमेंट में ही रिपोर्ट्स रहती थी। तो इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और शिमला में सारी उन्होंने रिसर्च की, ऑनगोइंग की, और उन्होंने कन्विंस किया कि इस तरह का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हमें जल्दी से जल्दी बना के इंडियंस को देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि अगर वो बना के नहीं देंगे ब्रिटिशर्स, तो उसके पीछे एसएन बनर्जी जो अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर देंगे, और जो नेशनलिस्ट का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होगा और जहां से नेशन के इश्यूज जो हैं वो रेज किए जा सकते हैं।